अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज हम बजटिंग की रिवीजन करने जा रहे हैं। बजटिंग की रिवीजन करने से पहले आपको ये पता हो कि बजटिंग का जो चैप्टर है मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में, उसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। जी, हमें क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए। तो बेटा सबसे पहले आपको, अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, दो हिस्सों में तोड़ लें चैप्टर को, कैलकुलेशन एरिया और थ्योरेटिकल एरिया। कैलकुलेशन एरिया और दूसरा है थ्योरेटिकल एरिया। अच्छा, अगर हम कैलकुलेशन का एरिया बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको वो कहेगा बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएं, या वो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनानी है, साइलेंट हो तो, और अगर ना बताए, एब्जॉर्प्शन से ना बताए, मार्जिनल से ना बताए तो एब्जॉर्प्शन में, और अगर बता दे तो मार्जिनल कॉस्टिंग से भी मांग सकता है। लेकिन आज तक सिर्फ एक दफ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग से आई है, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आती है। तो पहला टॉपिक है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक है कैश बजट, जिसको कैश फोरकास्ट भी कहते हैं। कैश बजट या कैश फोरकास्ट। कैश बजट या कैश फोरकास्ट या बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको। बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी आपको आईएस वाली कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी, बल्कि बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट मांग ले। तो अब इसमें हमारे पास बेटा फर्दर इसको अगर हम सब डिवाइड करें तो वो कैश बजट आपसे ट्रेडिंग बिजनेस का मांग सकता है कि भाई एक ट्रेडिंग बिजनेस है, ख़रीदता है बेचता है, या वो कैश बजट आपसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मांग सकता है। तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस में भी दो एरियाज़ हैं, दोनों में से कोई एक आता है, या कैश बजट में से भी कोई एक आता है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। इधर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, इधर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। रीसेंट टाइम में हमारे पास बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस आया था, तो इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि कैश बजट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आने की उम्मीद है। ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो हमारा कैलकुलेशन एरिया हो गया बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस और कैश बजट, और करंट अटैम्प्ट के लिए हमने कहा है कि आपका कैश बजट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम जब आते हैं थ्योरेटिकल एरिया की तरफ, तो बेटा जो थ्योरेटिकल एरिया है ना बजटिंग में जो थ्योरेटिकल एरिया है वो आपसे बजटिंग का पर्पस पूछ सकता है, बजट बनाने की स्टेजेस पूछ सकता है, उसके अलावा बजट प्रोसेस के एलिमेंट्स पूछ सकता है कि बजट मैनुअल क्या होता है, बजट कमेटी क्या होती है, बजट मैनुअल, बजट कमेटी, और उसके बाद बजट ऑफिसर। अकाउंटिंग स्टाफ होता है बेटा ये, जो बजटिंग का सारा प्रोसेस कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स वो पूछ सकता है, थ्योरी है, रीडिंग है, हाँ हेडिंग्स याद करनी है बस आप। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है, पहले होता था टॉप डाउन और बॉटम अप, वो ख़त्म हो गया है, हाँ ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग। ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग, इसमें क्या क्या आ सकता है। ह्यूमन एस्पेक्ट्स में सबसे पहले बजटरी स्लैक क्या होता है, दूसरे नंबर पे जब बजट टारगेट सेट किए जाते हैं तो कितनी तरह के टारगेट्स होते हैं। जी, दो तरह के टारगेट्स हैं, एक्सपेक्टेशनल टारगेट्स और एस्पिरेशनल टारगेट्स। ये जो एक्सपेक्टेशनल टारगेट्स होते हैं, ये जितनी आपने रिसेंट पीरियड में परफॉर्मेंस की है ना, उसी को बेस बना के आपने अगले पीरियड में उतना ही अचीव करना है। मसलन हमने इस साल सेल किया 50,000 यूनिट्स, तो मैनेजमेंट सोचती है कि कम से कम अगले साल 50,000 तो आपने बेचने, क्योंकि आपने रिसेंट ईयर में बेचे हैं। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशनल टारगेट्स। एस्पिरेशनल टारगेट्स क्या होते हैं कि आपने रिसेंट में 50,000 बेचे थे, लेकिन मैनेजमेंट कहती है अगली दफ़ा आप 70 बेचेंगे, लेकिन अगर आप 70 नहीं भी बेच पाएंगे तो 60, 65, कहीं ना तो 50 से ऊपर होंगे।
तो ये जो एस्पिरेशनल टारगेट्स होते हैं ये डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग बट पॉसिबल टू परफॉर्म है, और जो एक्सपेक्टेशनल टारगेट्स होते हैं वो आपकी करंट परफॉर्मेंस को ही टारगेट के तौर पे सेट कर दिया जाता है। ठीक है जी। और उसके अलावा नेक्स्ट ह्यूमन एस्पेक्ट्स में और भी चीज़ें हैं छोटी मोटी। अगला मैनेजमेंट के स्टाइल्स हैं। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जब करती है तो मैनेजमेंट के 3 स्टाइल्स हैं जी। बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल, और तीसरा वाला है नॉन प्रॉफिट शायद, देख के मैं बता देता हूँ। तो ये आपके मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं थ्योरी के पॉइंट से। वैसे ये थ्योरी पुरानी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी थी और आपके अभी मैनेजेरियल में भी है। ये एमसीक्यूज़ के लिए तो आ सकती है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन शायद इसमें से आए, इतनी इसकी वेटेज नहीं है बेचारे की। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले अपना कैलकुलेशन एरिया। तो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको आ जाए तो बेटा आपने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे प्रिपेयर करना है, अंडर एब्जॉर्प्शन और अंडर मार्जिनल। तो फॉर्मेट तो उसका आप याद कर लेंगे। मैं अप्रोच पे बात कर रहा हूँ, आपने अप्रोच क्या अडॉप्ट करनी है, और अप्रोच मतलब वर्किंग्स। अगर आपको ये अप्रोच याद हो जाए या आप अपने माइंड में ये अप्रोच फिक्स कर लें तो आपके लिए क्वेश्चन का 60 to 70% पोर्शन करना आसान है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्वेश्चन में जो वर्किंग 1 करनी होगी वो इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको यूनिट्स, प्रोडक्ट के यूनिट्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। फॉर्मेट मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं वर्किंग बता देता हूँ आपको जी। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के यूनिट्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स या सेल यूनिट्स या ओपनिंग यूनिट्स या क्लोजिंग यूनिट्स। तो प्रोडक्ट के यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड नंबर 1 ये है, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इज इक्वल टू सेल यूनिट्स। जी बेटा ये पहला तरीका है। इस तरीके में वो आपको ओपनिंग क्लोजिंग में से कोई एक इन्वेंट्री बताएगा या इन्वेंट्री की पॉलिसी बता देगा कि कंपनी मेंटेन्स 80% ऑफ द सेल एज एन इन्वेंट्री। इस तरह कोई इन्वेंट्री की पॉलिसी बता देगा। दूसरा प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का तरीका क्या है कि आप लिमिटिंग फैक्टर वाला टेबल दे दे, वो आपको कंस्ट्रेंट्स बता दे कि मशीन आवर, लेबर आवर लिमिटिंग है, तो फिर आपको प्रोडक्ट के यूनिट्स किस तरह निकालने हैं, लिमिटिंग फैक्टर वाले टेबल से। प्रोडक्ट लिखेंगे, अगर वो कहता है जी मशीन आवर की शॉर्टेज है या लेबर आवर की, वो लिखेंगे, और प्रोडक्शन और सेल यूनिट्स। इसमें इन्वेंट्री नहीं होगी। लिमिटिंग फैक्टर वाले टेबल के तरीके से तभी करेंगे जब क्वेश्चन में इन्वेंट्री ना हो और उसने शॉर्टेज बताई हो। तीसरा तरीका प्रोडक्ट के यूनिट निकालने का तीसरा तरीका क्या है कि वो आपको वेस्टेज रेट दे दे। वो आपसे कहे कि हमारी कंपनी जितने भी यूनिट्स की डिमांड सेल मीट करना चाहती है उसको जब बनाती है तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान 10% या 20% चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो फिर उस केस में आपको प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़ते हैं, सेल यूनिट्स नहीं, प्रोडक्शन यूनिट्स। वो क्या है, जितने गुड यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड हैं सेल करने के लिए फॉर सेल इनटू 100/80। अगर 20% वेस्टेज है, अगर वेस्टेज 10% है तो 100/90। अगर वेस्टेज रेट इस तरह ग्रॉसिंग अप कर लेनी है, अगर वेस्टेज रेट जो है रिजेक्शन का रेट वो 5% है, तो ये तीसरा तरीका है, गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर सेल। जितने यूनिट्स आप बेचना चाह रहे हैं वो टोटल गुड यूनिट्स को 100/80, 100/90, 100/95 करेंगे तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे विद वेस्टेज। चौथा तरीका क्या है, अब देखें ये सारी बातें कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी हुई हैं आपने, लेकिन आपने इस तरह समराइज्ड वे में नहीं पढ़ी और डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं। ओपनिंग क्लोजिंग से ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था जब आपने कॉस्ट पढ़ी होगी, ये आपने लिमिटिंग फैक्टर के चैप्टर में पढ़ा था। ये वाला काम आपने जो है प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना, ये आपने पढ़ा था लेबर की डिसीजन मेकिंग में, और उसके अलावा इवन आपने इसको पढ़ा था ईओक्यू के टॉपिक में।
चौथा तरीका जो है प्रोडक्ट के यूनिट्स निकालने का, ख़ास तौर पर प्रोडक्शन यूनिट्स, बल्कि आप प्रोडक्शन यूनिट्स ही कहें, ज़्यादातर प्रोडक्शन यूनिट्स मिसिंग होते हैं। अच्छा, चौथा तरीका क्या है कि वो आपको सेल भी दे दे, मतलब बाकी सारा डाटा देने के साथ साथ वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स दिए हों विद कंप्लीशन रेट। फिर आपको ईपीयू वाला तरीका लगाना पड़ेगा, वो आपको वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स दे दे तो फिर आपने ईपीयू वाला तरीका लगाना है कि मटेरियल के हिसाब से यूनिट्स निकालने और कन्वर्जन। तो फिर उसमें एक्चुअल आउटपुट होती है, एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कुछ ना कहे तो मटेरियल 100% लेते हैं, कन्वर्जन की जितनी परसेंटेज दे दे, एबनॉर्मल लॉस ऐड करना है या एबनॉर्मल गेन माइनस करना है अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन स्टेज। इंस्पेक्शन स्टेज तो ये आपके पास प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे। सिर्फ पहले तरीके में इन्वेंट्री दी हो सकती है, दूसरे तरीके में भी इन्वेंट्री नहीं है, तीसरे में भी इन्वेंट्री नहीं है, चौथे में वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है। तो अब ये देखें इन सारों से यूनिट्स निकल रहे हैं। अब बच्चे परेशान होते हैं, यार ये क्या, कभी किसी तरह निकाल देते हैं आई कैप वाले, कभी किसी तरह, क्योंकि डाटे पे डिपेंड करता है। हमें कैसे पता चलेगा? अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक आ जाए तो ये तरीका है, अगर वो प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स का जिक्र कर दे, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट के लेबर की, मटेरियल की, किसी चीज़ की शॉर्टेज आए, अगर वो वेस्टेज रेट या रिजेक्शन रेट दे दे, रिजेक्शन का रेट दे दे क्वेश्चन में कि आपकी प्रोडक्ट के इतने यूनिट्स रिजेक्ट होते हैं, या अगर वो वर्क इन प्रोसेस दे दे कि यूनिट्स दे दे, तो आप समझ जाएं कि डाटे के मुताबिक आपने चलना है। तो ये आपकी अप्रोच में सबसे पहले आपने प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं। फिर दूसरी जो वर्किंग आपको करनी पड़ेगी प्रोडक्शन यूनिट्स के बाद या प्रोडक्ट के यूनिट्स के बाद, हो सकता है कि वो आपको स्टॉक के यूनिट्स ना दे, तभी मैंने वर्किंग के साथ लिखा था प्रोडक्ट के यूनिट्स पूरे करने हैं। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आपने पूरे करने हैं जो प्रोडक्ट आप बना के बेचते हैं। अब वो जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है उनमें ज़्यादातर प्रोडक्शन यूनिट्स ही मिसिंग होते हैं, वो नहीं गिवन होते। तो ये मैंने आपको जो समरी बताई है, ये सारी कॉस्ट का नॉलेज आपके पास होगा तो आपके लिए आसान है, नहीं तो आप खपते रहेंगे। अच्छा, दूसरी वर्किंग आपने बजटिंग के सवाल में क्या ढूंढनी है? अगर आपको यूनिट्स दिए हुए और कहता है नो इन्वेंट्री, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं वर्किंग वन करने की। अगर वो कह दे नो इन्वेंट्री, नो शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, ऐसी बात लिख दे तो कोई मसला नहीं। वर्किंग टू जो आपने करनी है उसमें आपने सेल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, बजटेड सेल रेवेन्यू। हाँ जी, बजटेड सेल रेवेन्यू। इसके साथ मसला यह है कि आई कैप सेल प्राइस नहीं देता, यूनिट्स का तो फिर भी कुछ ना कुछ बता देता है, सेल प्राइस पुराने डाटे से एक्स रख के फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें क्या है, इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि वो आपको सिर्फ एक टाइप की सेल दे दे, एक टाइप की सेल का क्या मतलब है? वो कहता है आप सिर्फ स्मार्ट वॉच बना रहे हैं और एक ही डिज़ाइन बना रहे हैं बस। अगर वो आपको कहे कि आप स्मार्ट वॉच बना रहे हैं जिसमें 3 साइज़ हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, और 4 कलर है, तो इसका मतलब है 12 आइटम्स हो गई वो एक किस्म की, 12 टाइप्स। एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट कलर्स, वो आप सेपरेट ये प्रोडक्ट्स समझेंगे अपने न्यूमेरिकल के लिए। तो अगर एक टाइप की सेल हो तो वहाँ तो रेवेन्यू बहुत सिंपल है, कैसे निकलेगा? सेल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको सेल प्राइस पर यूनिट बताई होगी या पुराने डाटे से निकाल लोगे। पुराने डाटे से सेल प्राइस कैसे आती है? पुराने डाटे में रेवेन्यू गिवन होगा आपको, सेल प्राइस फाइंड करनी है और सेल यूनिट्स पुराने डाटे में गिवन होंगे। तो आप इसको लिखेंगे और एक्स रख के पुराने डाटे से ये निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला फिर आपको 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा, एक दफ़ा पुराने डाटे पे, एक दफ़ा नया डाटा। ये है अगर एक टाइप की सेल दी हो। अगर क्वेश्चन में मल्टीपल टाइप्स की सेल हो,
मसलन वो क्या है जी, आप स्मार्ट वॉच बेच रहे हैं, कुछ कैश पे बेच रहे हैं, कुछ क्रेडिट पे बेच रहे हैं। कैश की प्राइस और है, क्रेडिट की और है। कैश की भी लाहौर में चीज़ें बेच रहे हैं, कराची में, इस तरह वो आपकी कहानी फैलाएगा। तो जितनी वो टाइप्स फैलाता जाएगा कोई मसला नहीं। आपने ये फार्मूला उतनी दफ़ा ब्रैकेट लगा लेनी है कि सेल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू पहली टाइप की सेल इंटू पहली टाइप के यूनिट, दूसरी टाइप की सेल इंटू दूसरी टाइप के यूनिट, एंड सो ऑन। ये फार्मूला भी 2 दफ़ा लगेगा। एक दफ़ा पुराने डाटे पे लगेगा ताकि पुराना सेल प्राइस या यूनिट में से जो चीज़ मिसिंग है वो निकल आए, फिर डाटा पूरा करके फिर ये एक दफ़ा सही लगाना है। तो ये फार्मूला 2 दफ़ा क्यों लगेगा? पहली दफ़ा लगेगा ओल्ड डाटे पे ताकि मिसिंग रकम निकाल सके, और एक दफ़ा फार्मूला लगेगा न्यू डाटे पे ताकि आप अपनी रिक्वायर्ड से रेवेन्यू की फिगर निकाल सके। इसके साथ भी ऐसे ही है, 2 दफ़ा एग्जिस्टिंग डाटे पे लगेगा टू फाइंड मिसिंग फिगर, पानी नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। न्यू डाटा चाहिए टू कंप्लीट बजट। ले जी, ये हमारी वर्किंग 2 है। ये अप्रोच अगर आपको याद नहीं ना रहती, यानी मेरे पास जब भी बजटिंग का क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि एक दफ़ा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मैं देखता हूँ यार इसमें यूनिट्स पूरे हैं। अगर तो इन्वेंट्री का जिक्र है तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी हों, क्लोजिंग के भी हों, सेल भी हो, प्रोडक्शन भी हो, या उसने इंग्लिश में फिक्रा लिखा हो कंपनी नेवर मेंटेन्स इन्वेंट्री या देयर इज़ नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, फिर मैं समझ जाता हूँ कि प्रोडक्शन और सेल यूनिट बराबर हैं। अगर वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो मैं समझ जाता हूँ ईपीयू से यूनिट निकालूंगा। अगर वो कहीं कह दे कि प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट है, लेबर की शॉर्टेज है, मशीन आवर, मैं समझ जाता हूँ लिमिटिंग फैक्टर वाले टेबल से मैंने निकाल लेने हैं। तो मैंने डाटा, अगर वो आपको वेस्टेज रेट दे दे तो मैं समझ जाता हूँ कि आपने ग्रॉसिंग अप से प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं। उसके बाद फॉर्मेट में बना लिया एक दफ़ा, उसके बाद वर्किंग करता रहता हूँ दूसरे सफ़े से। दूसरी वर्किंग होगी सेल रेवेन्यू। उसके लिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन में 1 टाइप की सेल है, एक प्रोडक्ट और एक ही मॉडल, एक ही डिज़ाइन, तो ठीक है। अगर मल्टीपल टाइप्स की सेल है तो फिर मैं ये फार्मूला 2 दफ़ा लगाता हूँ मिसिंग डाटा निकालने के लिए पहले, फिर दोबारा अपनी बजटेड। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर वर्किंग नंबर 3 में क्या करनी है, सारी फिक्स कॉस्ट, जितनी भी बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट है वो आपने निकालनी है। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िक्स कॉस्ट 2 तरह की, बल्कि 3 तरह की फ़िक्स कॉस्ट होती है। उनको चाय का भी कह देता प्लीज़, हैं। फैक्ट्री की फ़िक्स कॉस्ट, फैक्ट्री की फ़िक्स कॉस्ट, एक सेलिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फ़िक्स कॉस्ट, फिर एक होती है एडमिन डिपार्टमेंट की फ़िक्स कॉस्ट। टोटल 3 तरह की फ़िक्स कॉस्ट हो सकती है। सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ही है। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे भी दे देता है कई दफ़ा, लेकिन ज़्यादा दफ़ा मैं सेपरेट समझा रहा हूँ। तो उसने आपको क्या दिया होगा, जो एग्जिस्टिंग डाटा होगा वो दिया होगा, और हमने नया डाटा बनाना होगा। याद रखें, एग्जिस्टिंग डाटा में फैक्ट्री में फ़िक्स कॉस्ट जो होती हैं नाम से नहीं दी होंगी। सबसे पहले डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट अलहदा करते हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अलहदा करते हैं। अब बच्चे पूछते हैं ये 3 दफ़ा डेप्रीसिएशन क्यों लिखी है? असल में जो पहली डेप्रीसिएशन है वो फैक्ट्री के एसेट्स की है, दूसरी डेप्रीसिएशन सेलिंग मार्केटिंग की व्हीकल की है, तीसरी ऑफिस में पड़े हुए एसेट्स की है। तो ये आपने रकमें निकाल दी होंगी, बल्कि ये टोटल गिवन होगा, इसका भी टोटल गिवन होगा, इसका भी टोटल गिवन होगा एडमिन फिक्स कॉस्ट का। तो फिर आप क्या करेंगे, टोटल में से डेप्रिसिएशन माइनस करके ये जो अदर फिक्स कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री है ये बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर आती है बेटा। इसी तरह यहाँ पे भी ये वो फिक्स सेलिंग कॉस्ट होगी जो कैश में देते हैं, और ये इन्फ्लेशन से चेंज होती है, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगी।
बल्कि मैं बैलेंसिंग है तो उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये भी बैलेंसिंग फिगर आएगी। इसी तरह ये भी जो इधर आएगी वो बैलेंसिंग होगी। फिक्स्ड एडमिन, अदर फिक्स्ड एडमिन, डेप्रिसिएशन के अलावा, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्फ्लेशन से इसको बढ़ा लेना है, तीनों को इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़ कर लेना है। डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन होती है एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे या कैरिंग वैल्यू पे। तो डेप्रिसिएशन को आपने चेंज नहीं करना मोस्टली, डेप्रिसिएशन सेम होगी, या सिर्फ चेंज तब हो सकती है जब एडिशन या डिस्पोजल हो, एडिशन हो, डिस्पोजल हो, ओवरहॉलिंग हो या रीवैल्यूएशन हो। 4 तरीके हैं जिनमें, अब लेकिन ये अकाउंटिंग है जी बेटा, टोटल 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ सकती है या कम हो सकती है। वो 4 वजूहात क्या हैं? ये वैसे हमारी अकाउंटिंग है, ये वो कॉस्ट भी नहीं है, ये FR है। एडिशन ऑफ न्यू एसेट, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट, ओवरहॉलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट या रीवैल्यूएशन, तब तो डेप्रिसिएशन चेंज होगी, नहीं तो इसको सेम लेना है। हर जगह यही असूल है। 4 रीज़न है, 4 रीजंस चेंज की, अदरवाइज सेम लेनी है। अगर उनमें से कोई रीज़न बताई हुई है तो करना है, अदरवाइज अपनी तरफ से ज़बरदस्ती एडिशन डिस्पोजल एज्यूम नहीं करना। और ये जो बाकी अदर फिक्स कॉस्ट है, इसको आपने इन्फ्लेशन से इंक्रीज करना है। पुरानी वाली की तो आई कैप को ज़रूरत नहीं होती, आई कैप को नई फिगर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ये पुरानी मैं रेफरेंस के लिए लिखता हूँ ताकि समझाना आसान हो जाए। तो ये आपने इन्फ्लेट करके फाइंड आउट कर लेनी है और इनका टोटल अपनी इनकम स्टेटमेंट में ले जाना है, चाहे मार्जिनल से बना रहे हैं चाहे एब्जॉर्प्शन से। जानी बजटेड फिक्स कॉस्ट है, इसमें वेरिएंस नहीं होता बजटेड इनकम स्टेटमेंट में, एक्चुअल डाटा कोई नहीं लेना, सारा बजटेड डाटा ही लेना है। तो ये वाली फिक्स कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएगी अगर आप एब्जॉर्प्शन से कर रहे हैं। ये वाली फिक्स कॉस्ट जो हैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चली जाएंगी। चलें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। चलो मैं इधर, पता नहीं वो स्क्रीन नज़र आया आपको कि नहीं। तो ये जो फिक्स कॉस्ट आ रही हैं, पहली वाली कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी और नीचे वाली 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएंगी टोटल। लें जी, बजटेड फिक्स कॉस्ट तीसरी वर्किंग होगी। चौथी वर्किंग जो होगी हमारी, इसको आप आगे तोड़ सकते हैं, और तीसरी वर्किंग को 3.1 वर्किंग, 3.2 वर्किंग और 3.3 वर्किंग। अब आ जाते हैं वर्किंग नंबर 4 पे। वर्किंग 4 में सारी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब मैं तो आपको मैक्सिमम अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कम आया हुआ है, बीच में कुछ ना कुछ मिस ज़रूर करता है। टोटल 5 वर्किंग्स हैं, टोटल 5 वर्किंग हैं। हमने 3 कर ली हैं, चौथी हाँ जी मटेरियल की, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट। एक मिनट रुकिएगा जी जनाब। मैं बात कर रहा था कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट हैं वो 4 होती हैं मेनली। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। जो उसने आपको एग्जिस्टिंग डाटा या पुराना ओल्ड डाटा दिया होगा उसमें उसने इनका ब्रेकअप शायद ना दिया हो, आपको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन से ढूंढनी पड़ेगी। वो जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल दी होगी उससे ये ब्रेकअप आपको करना पड़ेगा, मटेरियल का, लेबर का, वेरिएबल एफओएच का। ये आपको वेरिएबल और फिक्स अलग-अलग मिल जाएंगी आराम से, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये गिवन होगी। ये सारी हम बैलेंसिंग फिगर या उसने कोई रेशो दी होगी, मसलन वो कहता है जी 5, 3 और 2 की रेशो से एलोकेट करें, तो फिर आप ये 5/10, 3/10 इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल को एलोकेट कर लेंगे समझाने के लिए। ज़्यूम डाटा ये। अच्छा, जब आपने इससे एग्जिस्टिंग डाटे से नया डाटा बनाना है
जो हमारे असल में वो उसमें जाना है, किस में जाना है, इनकम स्टेटमेंट में। जब आपने इससे नया डाटा बनाना है तो नया डाटा बनाने के लिए इन फिगर्स में चेंजेस करनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी, बल्कि मैं नीचे लिखता हूँ नोट में, यहाँ खिचड़ी पक जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट और इसी तरह वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। जी जनाब, सुन लें जनाब, जो मैं पहले लेबर कॉस्ट के लिए बता देता हूँ। यहाँ मैं लिखने लगा हूँ नोट 1 समझाने के लिए, ताकि यहाँ खिचड़ी ना मचे। नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4। तो सबसे पहले मैं नोट नंबर 2 पे बात करता हूँ। नोट 1 बताता हूँ, हाँ जी, नोट 2 पे बात करता हूँ। नोट 2 में आती है लेबर कॉस्ट। नोट 2 में क्या आती है बेटा? लेबर कॉस्ट। हमारी जो लेबर कॉस्ट होती है ना, अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग याद हो तो लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। यहाँ पे बजटेड आएंगे। ये फॉर्मूला है जी लेबर कॉस्ट का टोटल। अब इस फॉर्मूले को अगर आप जहन में रखें, इस फॉर्मूले को अगर आप जहन में रखें तो ये सुन लें, ये जो वेजेस रेट है ना, ये इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ नहीं। इसमें इंक्रीज़ आ सकती है। और किस वजह से आ सकती है? तो उसकी दो रीज़न्स हैं। या तो इकॉनमी में वैसे ओवरऑल इन्फ्लेशन बता दे, या गवर्नमेंट मिनिमम पे को रिवाइज करके क्या है और आपको फिर भी वो कह दे जी इतने % वेजिस को बढ़ाना है, बढ़ाना है। गवर्नमेंट अगर मिनिमम पे को इंक्रीज़ कर दे तो आपको वेजिस रेट बढ़ाना है, कम नहीं होता ये। अच्छा जी, अब सवाल पैदा होता है कि लेबर आवर कब बढ़ते हैं, लेबर आवर्स में कब इजाफा होता है, या लेबर आवर्स में कब कमी होती है। लेबर आवर्स में कब इजाफा होता है और लेबर आवर्स में कब कमी होती है जी? तो लेबर आवर्स में कमी पहले बता देता हूँ, ज़्यादातर कमी। लेबर आवर्स में कमी तब होगी जब उसने आपसे कहा हो कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर गई है लेबर की, नई मशीन की वजह से या वेजेस बढ़ाने की वजह से लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर गई है, तो लेबर आवर कम हो जाएंगे। 5% लेबर एफिशिएंसी अगर इंक्रीज़ कह दे तो आपने लेबर आवर का 95% करना है। या आपने एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है, या आपने मेथड चेंज कर लिया, प्रोसेस चेंज कर लिया है, मटेरियल चेंज कर लिया है, कोई ना कोई अदर चेंज इंप्लीमेंट किया है। बाय मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट ने कोई ना कोई चेंज इंप्लीमेंट कर दिया है। इसको ज़रा इधर कर लेते हैं, को पता नहीं वहाँ नज़र आ रहा है कि नहीं जी, थोड़ा इधर। अच्छा जी, ले जी, मैनेजमेंट ने कोई चेंज इंप्लीमेंट किया है जिससे लेबर आवर गिर गए हैं, इम्प्रूवमेंट हो गई है। इसी तरह अगर वो यहाँ पे कह दे कि जनाब आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ कर गई है, एफिशिएंसी डिक्रीज़ होने का मतलब है कि जो टाइम पर यूनिट पहले लगता था अब उससे ज़्यादा लगेगा, जितना टाइम पहले लगता था। या आपने मटेरियल चेंज किया है, सप्लायर चेंज किया है, जिससे की वजह से सप्लायर, जो नया सप्लायर है वो बड़ी हल्की क्वालिटी का मटेरियल दे रहा है और लेबर का टाइम ज़ाया हो रहा है। बाकी प्रोडक्शन का चेंज तो वो आपको क्वेश्चन में यूनिट से ज़रब देंगे तो वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ खुद ही बता देगा। यानी या यूनिट्स दिए होंगे
या परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज बताएगा? प्रोडक्शन यूनिट्स। तो बच्चे कहते हैं सर इसका मतलब है टोटल कितने चेंज हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेंजेस अप्लाई हो सकती हैं लेबर में। 7 से कम नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती हैं, 3-4 भी हो सकती हैं। मसलन इन्फ्लेशन आ जाए लेकिन गवर्नमेंट का मिनिमम पे इंक्रीज़ करना ना आए, एफिशिएंसी इंक्रीज़ आ जाए बाकी कुछ ना आए, प्रोडक्शन की इंक्रीज़ परसेंटेज में ना दे बल्कि ख़ुद बता दे यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लेबर के साथ वेरिएबल FOH। नोट 3, वेरिएबल FOH फैक्ट्री के होते हैं। वेरिएबल FOH कॉस्ट। अच्छा जी, वेरिएबल FOH निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं। वेरिएबल FOH को निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपकी बेसिक्स वीक है। वेरिएबल FOH निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला बेस्ड ऑन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, बेस्ड ऑन लेबर आवर, और तीसरा होता है बेस्ड ऑन मशीन आवर। बेस्ड ऑन यूनिट्स, बेस्ड ऑन लेबर आवर, बेस्ड ऑन मशीन आवर। हाँ जी, ये जो साइलेंट हो तो यूनिट्स वाला तरीका इस्तेमाल होगा, लेबर आवर वाला वो सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में होता था, कॉस्ट में। अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो आपने यूनिट्स वाला तरीका लगाना है, ना लेबर आवर वाला ना मशीन आवर वाला। तो इसमें वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकलते हैं? वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा जी, ये पहला फॉर्मूला है, पहला तरीका। यही ज़्यादातर हमारे बजटिंग में यही चलता है। जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका वो ये है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इज़ इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड का रेट, जैसे वेजेस रेट होता है पर लेबर आवर, इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। ये तरीका उस वक्त तक आपने अप्लाई नहीं करना जब तक एग्जामिनर खुद ना कह दे कि वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड या एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर वो कहेगा तो ये तरीका आपने अप्लाई करना है, नहीं तो नहीं। ये कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहे आप, वहाँ पे कुछ ना कहे तो हम लेबर आवर वाला तरीका एज्यूम करते हैं। हाँ जी, जो तीसरा तरीका है मशीन आवर वाला, उसमें ये जो आपका फार्मूला है इसी को आपने लेके चलना है, बस आपने इसको मशीन आवर पे बेस कर देना है। हाँ जी, तो क्या फार्मूला बनेगा? वेरिएबल ओवरहेड रेट। अच्छा, ये रुपीज़ में होता है रेट, इधर भी ये रेट रुपीज़ में होगा पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर की जगह आ जाएगा मशीन आवर। हाँ जी, पर मशीन आवर और इनटू मशीन आवर पर यूनिट। अच्छा, अब बच्चे ये पूछते हैं सर जी ये बताएं, जैसे यहाँ बताया था कि क्या चेंज हो सकता है, तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट इंक्रीज हो सकता है सिर्फ ड्यू टू इन्फ्लेशन, बस इन्फ्लेशन की वजह से, बाकी कोई वजह नहीं। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स में दोबारा नहीं लिखूँगा, सेम एज अबव, जो ऊपर ये जो मैंने यहाँ परसेंटेज इंक्रीज, सेम एज अबव, सेम एज नोट 2। अच्छा जी, यहाँ पे भी सेम एज नोट 2। अब बार बार हम क्यों लिखें ये?
अच्छा जी, ये जो आपका वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आवर है, ये इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़ कर सकता है। इसमें अगर इंक्रीज़ आएगी तो इसकी भी वही वजह है कि वो आपसे कहेगा वेरिएबल ओवरहेड इन्फ्लेट कर रहे हैं। अच्छा, मशीन आवर बढ़ भी सकते हैं और ये कम भी हो सकते हैं। मशीन आवर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। मशीन आवर कब बढ़ते हैं? जब आप मटेरियल या सप्लायर चेंज कर लो। कम कब होते हैं? जब आप मशीन चेंज कर लो। बल्कि पहला पॉइंट दोनों में लिख लेंगे, चेंज ऑफ मशीन। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को चेंज किया है तो हो सकता है कि मशीन आवर पहले से कम हो जाएं या पहले से ज़्यादा हो जाएं। तो प्लांट एंड मशीनरी की चेंज आए, ठीक है। दूसरा, मशीन में कोई इशू आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, तब भी मशीन आवर ज़्यादा लगेंगे, मतलब स्लो पेस पे काम हो रहा है, डिफेक्टिव मशीन हो तब भी, बस बाकी कोई नहीं। लेबर में वही सेम एज नोट 2, जो लेबर आवर की बातें ऊपर लिखी हैं ये भी सेम एज नोट 2, और ये इंक्रीज़ हो सकता है सिर्फ इन्फ्लेशन से, बस। प्रोडक्शन वाला इंक्रीज़ वो देखेंगे। लें जी, अभी आप देखें, करवा तो मैं बजटिंग रिवाइज रहा हूँ। बच्चे सोच रहे होते हैं कि सर न्यूमेरिकल करवाएंगे, हालांकि मैं न्यूमेरिकल नहीं करवाता। मैं पहले सारे चैप्टर को समराइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले चैप्टर में है क्या, आपने कैसे चलना है, यूनिट्स कैसे निकलने हैं, रेवेन्यू कैसे निकलना है। जब तक आपको ये समरी या रूल क्लियर नहीं है तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें तो आप फिगर्स को याद कर रहे होंगे, आप कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, आप फिगर्स क्रैम कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो नोट नंबर 3 को अगर हम देखें तो उसके कई चेंजेस, अब मैं उनकी लिस्ट नहीं बता सकता। तो नोट नंबर 4 पे अगर आते हैं तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, नोट नंबर 4, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। यहाँ बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो सेलिंग और मार्केटिंग कॉस्ट है ना, ये फैक्ट्री की नहीं होती, ये सेल्स डिपार्टमेंट की होती है। इसीलिए वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट जो है, इसको निकालने के लिए हमारे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट होगी रुपीज़ में, या परसेंटेज में भी हो सकती है, और इसको मल्टीप्लाइड बाय, जैसे यहाँ बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स किया था, अगर आपने प्रोडक्शन यूनिट्स किया तो नंबर कट जाएंगे, या शायद पूरा सवाल ही काट दे। प्रोडक्शन नहीं लेना इधर, इधर सेल लेना है। हाँ, अगर वो खुद कह दे तो एक अलग बात है। एग्जामिनर आया हुआ एक आधे सवाल में, मैंने क्लास में करवाया था, वहाँ बजटिंग का लोटस एंटरप्राइज क्या है, उसमें उसने कहा हुआ था कि जो आपकी वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो पर यूनिट प्रोड्यूस पे लेनी है, 95 रुपये थी या कितनी थी। अब वहाँ मैं पर यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, या सेल यूनिट से कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। उसकी क्या वजह है बेटा? सेल यूनिट्स तो हमारा स्कोप ही नहीं है, बजट सेल यूनिट हमारा स्कोप होता है लेकिन इस सवाल में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने खुद मेंशन कर दिया। तो ये सिर्फ इन्फ्लेशन से बढ़ेगी, कम नहीं होती ये, या सेम रहेगी या इन्फ्लेशन से बढ़ेगी। और ये इसका अपना दूसरा चेंज जो है परसेंटेज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बता देगा खुद। तो ये दो वजूहत से सिर्फ चेंज होती है, एक इन्फ्लेशन से और सेल वॉल्यूम के बढ़ने से, सेल वॉल्यूम। लें जी, ये हो गया हमारे। अब सिर्फ रह गया मटेरियल कॉस्ट, और उसके बाद वर्किंग नंबर। वर्किंग नंबर कौन सी रह जाएगी फिर? 5 बस। तो वर्किंग नंबर 5 में क्या होता है, फिर मैं आता हूँ उसकी तरफ। वर्किंग नंबर 5 जो है उसमें क्या होता है, उसमें आपने सारी जो स्टॉक्स क्वेश्चन में दिए होंगे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक्स, ये निकालना होता है। क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालते हैं। अब क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक किस चीज़ का होता है? मटेरियल का क्लोजिंग ओपनिंग, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक
और क्लोजिंग स्टॉक ये ज़्यादातर नहीं देता, इधर मोस्टली नहीं देता, दे भी सकता है। अच्छा, मटेरियल, उसके अलावा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का, मटेरियल इन्वेंट्री हाँ ये देता है। वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री ये नॉर्मली नहीं देता, ये भी कभी कभी देता है, कभी कभी, रेड में लिख रहा हूँ ताकि कभी कभी देता है, मोस्टली नहीं देता, ऑन एंड ऑफ बहुत कम देता है। ठीक है, तो अब आपको ये तीनों की कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए, इसको छोड़ दें मटेरियल इन्वेंट्री को, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए। तो पहले आपने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, जब भी आपने कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स निकालनी है तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट पहले निकालें। हाँ जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालें एग्जिस्टिंग डाटे से और नए डाटे की। एग्जिस्टिंग की निकालते हैं ओपनिंग के लिए और नया डाटा लेके चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लिखनी है आपने एग्जिस्टिंग और न्यू डाटे में। फिर आपने कन्वर्जन कॉस्ट लिखनी है पर यूनिट। अब कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आ जाता है, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, बल्कि वेरिएबल कन्वर्जन पहले लिखनी है जी, लेबर कॉस्ट और वेरिएबल एफओएच कॉस्ट। इसी तरह यहाँ पे भी अगले साल की या नेक्स्ट, ये जब आप करेंगे तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। फिर इसके बाद इसमें ऐड करनी है फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट या फिक्स्ड एफओएच भी जिसे कहते हैं। ये अब आपकी आ जाएगी एब्जॉर्प्शन के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। टोटल नहीं आई है, पर यूनिट आई है, एक मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट है, एक यूनिट की। अब सुन लें जी, ये जो रकम है ये ओपनिंग स्टॉक्स के लिए इस्तेमाल होगी, ये रकम जो होगी ये क्लोजिंग के लिए, फिनिश गुड्स के। तो अब अगर मैंने फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक निकालना है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का मैंने स्टॉक निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो मैंने क्या करना है, पहले मार्जिनल से ये जो ऊपर आपने निकाला था ना ये वाला, ये हाईलाइट ही कर देता हूँ इसको एक एक करके जी। ये जो आपने रकम निकाली थी मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, ये जो हमने निकाली थी मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट से ज़रब दे देना है बस आपने। यानी ये जो रकम है इसको आपने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, मार्जिनल से अगर कर रहे हैं सवाल तो। अच्छा, इसी तरह ये जो जवाब होगा, ये जो जवाब होगा इसमें वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जो होगी उसको क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से ज़रब दे देना है। अगर क्वेश्चन में ये अलग-अलग ना हो फिर सेम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ बजटिंग में ये अलग दी होगी। ये है कि अगर आपने मार्जिनल में स्टॉक निकालना है, मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक निकालना है, अगर आपने एब्जॉर्प्शन में कॉस्टिंग में स्टॉक निकालना है, फिर क्या होगा फिनिश गुड्स का, फिर क्या चेंज आएगा, फिर चेंज ही आएगा। ये जो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ये निकाली थी फुल प्रोडक्ट कॉस्ट,
इसको बोलते हैं फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स। इधर होगा फुल प्रोडक्ट कॉस्ट, ये वाली। ये एरो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, पेपर में ऐसे नहीं बनाने, ताकि आपको पता चले ऊपर से कौन सी रकम लेनी है। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। चलिए, ये हो गया फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मुकम्मल हो गई। अब ये दोनों नहीं आएंगे, इनमें या है, या से मुराद है ये, या मार्जिनल से करना है या एब्जॉर्प्शन से करना है। इसी तरह दोनों, ये दोनों आ सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ जाएं या इनमें से कोई एक। जी अभी चाय पीता हूँ, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ जी बच्चे, वो ज़रा रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी मुझसे। हम वर्किंग नंबर 5 कर रहे हैं। वर्किंग नंबर 5 में जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की, तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ये स्टेप नंबर 1 है, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अब ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, इसको कैसे निकालना है? जो एग्जिस्टिंग डाटा दिया होगा उससे ओपनिंग के लिए निकलेगी, ओपनिंग स्टॉक के लिए, और नया डाटा जो आपने बनाया है उससे क्लोजिंग। तो आपने सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, फिर आपने लेबर और वेरिएबल एफओएच को एज अ वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट लेना है। इसको आपने एज अ वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, फिक्स क्यों नहीं ले रहे, मार्जिनल कॉस्टिंग से निकालेंगे वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। तो उसमें लेबर ले लेंगे, वेरिएबल एफओएच ले लेंगे, इसको और इसको जमा करेंगे आप, ये जो मटेरियल और वेरिएबल कन्वर्जन का टोटल, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए आ जाएगी वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि रिकॉर्डिंग कहाँ से मिस हुई है, तो वो बेहतर होगा। अगर तो मार्जिनल कॉस्टिंग से करना है तो यहाँ तक ही होगी, अगर एब्जॉर्प्शन करनी है तो फिर फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड करनी है, या फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट पे निकाल कर। एग्जिस्टिंग डाटे के ऐड करेंगे तो ओपनिंग के लिए आ जाएगा, नए डाटे से करेंगे तो क्लोजिंग। तो ये आ जाएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। जो एब्जॉर्प्शन के लिए ये आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। साफ करके ज़रा लिख दूं ताकि आपको पता चल जाए। फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, और ये इस्तेमाल होती है एब्जॉर्प्शन में। अभी एक स्टेप हुआ है, हमने प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज नहीं आई अभी, ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आई है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए सबसे पहले मैं मटेरियल की तो वो नहीं आएगी, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी हो, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री निकालनी हो, तो वो कैसे निकलेगी? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी हो, अगर क्वेश्चन में ना दी हो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जो कि ज़्यादातर नहीं दी होती, तो फिर ये मसला नहीं आएगा। तो ये आपकी वर्किंग 5 में 5.1 है। तो अगर तो आपने ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग से ये आई थी, ये हाईलाइटेड वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट इनटू ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स। अगर क्लोजिंग की निकालनी है तो ये जो वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्लोजिंग। एब्जॉर्प्शन से निकालनी हो फिर ये रकमें लेते हैं, ये वाली जो मैं एक दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट इनटू ओपनिंग के यूनिट्स, ये रकम इधर आ जाएगी, और फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, ये मैं बता रहा था। तो या मार्जिनल आएगा या एब्जॉर्प्शन, दोनों नहीं आ सकते। इसके बाद मैं बात कर रहा था वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी हो, तो उसमें कंप्लीशन रेट का फड्डा होता है। तो फिर वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री की कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? वो इतनी शॉर्ट नहीं होगी जितनी कि हमने ये फिनिश गुड्स में एक लाइन में कर लिया है, वो आपको एलिमेंट वाइज लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट लिखेंगे, वेरिएबल कन्वर्जन लिखेंगे, तो मार्जिनल से आ जाएगी कॉस्ट। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट कैसे लिखनी है? ये वाली जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इनटू 100% कंप्लीशन, मटेरियल बिगनिंग पे अज्यूम होता है। क्लोजिंग के लिए जो नया मटेरियल आया है, नया मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, क्लोजिंग के यूनिट्स और कंप्लीशन रेट 100%। मटेरियल एजम्पशन होती है कि स्टार्ट ऑफ प्रोसेस पे लग जाता है तो 100% ले लिया। अच्छा जी, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट क्यों ले रहे हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग से निकाल रहे हैं। तो जब आप वेरिएबल कन्वर्जन लिखेंगे, नीट करके ज़रा लिख रहा हूँ ताकि दोबारा पता चल जाए आपको,
हाँ जी, आपने पहले क्या लेना है, आपने मटेरियल कॉस्ट लेनी है वर्क इन प्रोसेस में। तो कैसे आएगी, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, पुरानी वाली, इनटू ओपनिंग WIP के यूनिट्स, और कंप्लीशन रेट ना बताया तो 100%। ऐसे ही यहाँ पे नया जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, क्लोजिंग WIP के यूनिट्स इनटू 100% कंप्लीशन रेट, तो ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगी, में मटेरियल आ जाएगा, सॉरी अभी पूरी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट निकली है। ओपनिंग के लिए पिछले साल वाला मटेरियल या पुराने मटेरियल की कॉस्ट को ओपनिंग के यूनिट से दे, नए मटेरियल को क्लोजिंग से ज़रब दे दे, और इनटू 100%। इसी तरह फिर आपने मटेरियल के बाद वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट लेनी है। अब ये वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कहाँ से आएगी, ये वाला जो टोटल था, मैं सर्कल करके बता देता हूँ, ये वाला जो टोटल था इस बॉक्स का, ये वेरिएबल कन्वर्जन था। ये आपने पर यूनिट उठानी है, पुरानी वाली और नई वाली वही फिक्रा, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट इनटू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स इनटू 100%। ये आपका मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के लिए भी या जहाँ पे भी, इवन प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए भी आपको पता, नई वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्लोजिंग WIP के यूनिट्स इनटू 100%। ओ नहीं, ये 100 नहीं लेना, सॉरी, जितने परसेंट कंप्लीशन रेट दिया होगा, उसने कहा होगा कि ओपनिंग में 70% कंप्लीशन था, क्लोजिंग में 50%, जितने परसेंट कंप्लीशन रेट दिया होगा आपने उतने परसेंट लेना है। ये ना हो कि आप इधर भी 100 ले लें, जैसे मैंने गलती से लिख दिया अभी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालना है। और ये जब भी अगर आती है तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो कोई मसला नहीं, 3 से 4 नंबर होंगे, जितना सही होगा ठीक है। इसके बाद क्या होगा जनाब, मिटा रहा हूँ जानबूझ के ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो ये जो आपका जवाब आएगा इन दोनों को जमा करके, मटेरियल को और इसको, ये आपके पास जो जवाब आएगा ये मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, ओपनिंग क्लोजिंग जो भी है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें क्या जमा करना है, अगर एब्जॉर्प्शन से निकालनी है तो फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करनी है। वो कैसे ऐड होगी, फिक्स्ड FOH पर यूनिट निकाल के इनटू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स और इनटू जितने परसेंट ये ऊपर कंप्लीशन रेट लिया है वही नीचे आएगा। इधर फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्लोजिंग के यूनिट्स और इनटू जितने परसेंट उसने कंप्लीशन रेट दिया है। तो ये कॉस्ट फिक्स कन्वर्जन निकाल के जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए आंसर आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और ये अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन निकलाएंगे आंसर रुपीज़ में। ये ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है, ये क्लोजिंग की है। देख लेंगे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप नीट करके एक सफ़े पे लिख लेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी। आप लोग क्या करते हैं, आप ये जब देखते हैं तो आप कहते हैं लो जी ये तो कुछ भी नहीं है सर, ऐसा ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर नहीं होता, फॉर्मेट नहीं होता, स्टेप्स नहीं होते। अच्छा, अभी जो सबसे टेक्निकल चीज़, यानी सबसे दोबारा बताते हैं बात, सबसे पहले हमने अप्रोच में यूनिट्स निकालने, इनकम स्टेटमेंट के लिए प्रोडक्ट के यूनिट्स निकालने के 4 तरीके, चारों में से कोई एक आ सकता है। दूसरी वर्किंग रेवेन्यू की करनी है, उसमें से एक टाइप की सेल है या मल्टीपल टाइप की है। अच्छा, तीसरी वर्किंग आपने फिक्स कॉस्ट की करनी है। फिक्स कॉस्ट 3 तरह की है, फैक्ट्री की फिक्स, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन। उसमें डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें इन्फ्लेट होंगी। ये इन्फ्लेट होगी, ये भी इन्फ्लेट होगी, और इस पे भी इन्फ्लेशन होगा। उसके बाद जब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट की तरफ, तो मटेरियल मैंने नहीं बताई अभी, लेबर बता दिया है। लेबर 5-6 रीज़न या 7 की वजह से चेंज होगी। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 3 सिचुएशन बता दी, सेलिंग की भी बता दी 3-4 सिचुएशन, ठीक है। सिर्फ उसमें मटेरियल रह गया था।
तो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो नोट नंबर 1 में नीचे डिटेल से बताता हूँ। तो अच्छा, उसके बाद वर्किंग नंबर 5 में स्टॉक्स की कॉस्ट निकालनी है। तो ये तो वैसे मैंने गाइडेंस के लिए लिखा है, तो उसका स्टेप नंबर 1 है, पहले प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालें पुराने नए डाटे से, उसके बाद उसको ना वेरिएबल और फिक्स अलग-अलग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज निकालनी है, या मार्जिनल से या एब्जॉर्प्शन से। 5वीं वर्किंग बहुत कम आती है, बहुत कम आती है, ज़्यादातर चौथी वर्किंग तक ख़त्म होता है और ज़्यादातर बच्चे परेशान होते हैं मटीरियल में। तो मटीरियल की कॉस्ट कैसे निकालनी है, मटीरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो नोट नंबर 1, मटीरियल की कॉस्ट कैसे आएगी। अगर क्वेश्चन में फाइफो का जिक्र नहीं है, कोई फाइफो शाइफो किसी चीज़ का जिक्र नहीं है, बल्कि मैं नीचे इसको डिटेल से बता देता हूँ। हाँ जी, नीचे देखें जी, बेहतर है। नोट नंबर 1, मटेरियल की कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल की यूजेज कॉस्ट निकालनी है, कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, इसको मटेरियल की कंजम्पशन कॉस्ट भी कहते हैं। 3 नाम है, मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की यूजेज कॉस्ट, या मटेरियल की कंजम्पशन कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की यूजेज कॉस्ट, या मटेरियल की कंजम्पशन कॉस्ट, ये नाम है। लो जी, इसमें पहली सिचुएशन क्या है, इसमें भी आपकी 2-3 सिचुएशन है। अगर क्वेश्चन में मटेरियल की इन्वेंट्री मेंशन नहीं की गई, हाँ जी, अगर क्वेश्चन में मटेरियल की इन्वेंट्री मेंशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, ना मटेरियल की इन्वेंट्री है, ना मटेरियल का वेस्टेज है, बस मेन इन्वेंट्री चलो नहीं है। अगर मटेरियल की इन्वेंट्री ना हो तो फिर मटेरियल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मटेरियल की कंजम्पशन कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा मटेरियल का रेट पर केजी पर लीटर रुपीज़ में, इनटू केजी पर यूनिट, इनटू बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। हाँ जी, अच्छा, अब ये जो मटेरियल का रेट है ये इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। इंक्रीज़ कर सकता है इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन ऑफ मटेरियल रेट्स। डिक्रीज़ ये कर सकता है बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट की वजह से, क्या आपको डिस्काउंट दे दे, या ये मटेरियल का रेट, अच्छा जी, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट की वजह से, या चेंज ऑफ सप्लायर से भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो सकता है कि आपने सप्लायर ही चेंज कर लिया, तो वो आपसे कहेगा सप्लायर की चेंज करने से नए सप्लायर का मटेरियल बड़ी अच्छी क्वालिटी का है तो वो महंगा होगा, या उसका थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का होगा तो वो कम होगा। अच्छा, जो ये मटेरियल के केजी हैं, मटेरियल की क्वांटिटी, 1 यूनिट पे कितनी क्वांटिटी लगेगी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी। हाँ जी, ये जो मटेरियल की क्वांटिटी है ये इंक्रीज़ भी कर सकती है और ये डिक्रीज़ भी कर सकती है। किन हालात में मटेरियल का क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी, अगर मटेरियल का लॉस परसेंटेज में इंक्रीज़ हो जाए, अगर मटेरियल की वेस्टेज या लॉस डिक्रीज़ हो जाए या टोटली एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो क्या जी वेस्टेज ख़त्म, इतना अच्छा मटेरियल है कि वेस्टेज एलिमिनेट होगी। अच्छा जी, उसके बाद लेबर की एफिशिएंसी का इफ़ेक्ट भी आ सकता है, लेबर एफिशिएंसी, लेबर की एफिशिएंसी डिक्रीज़ कर जाए, वो कहता है जी, और वो पहले से स्लो काम कर रहे हैं, लापरवाही से काम कर रहे हैं, या लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाए, तो उसका इम्पैक्ट ये आता है मटेरियल की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर देते हैं, या प्लांट चेंज किया आपने, चेंज ऑफ मशीन,
तो प्लांट चेंज करने से भी इफ़ेक्ट क्या आता है, ये सारे क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है। या आपने क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हायर कर लिया है, आपने इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल बढ़ा दिया है, जिससे आपका अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ख़रीदा जा रहा है, तो प्रोक्योरमेंट और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ख़रीदा जा रहा है, ठीक है, या सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल है। और यहाँ बुरी क्वालिटी का आने लग पड़ा है, इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल, तो वो वेस्ट से ज़्यादा होगी। बजटेड प्रोडक्शन में तो वही है, सेम एज नोट 2, वो मैं नहीं बता सकता, ये चेंजेस आपकी हैं। तो ये फार्मूला है जिससे मटेरियल कॉस्ट निकलेगी। रेट रुपीज़ में होगा, केजी लीटर हो सकते हैं, मैंने तो केजी एज्यूम किया, और बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, अगर क्वेश्चन में मटेरियल की इन्वेंट्री ना दी हो, ना वेस्टेज हो, कुछ ना हो, तो ये तरीका है। अच्छा, वेस्टेज अगर आएगी ना तो उसका इफेक्ट इस पे आना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। अगर मटेरियल की वेस्टेज दी हो, नो इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल बट वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज गिवन, बट मटेरियल लॉस इज गिवन, इसमें फिर मसला क्या होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन आपको फिर वेस्टेज रेट का ख्याल रखना है जी। इसमें दो तरीके होते थे, सिंगल वेस्टेज रेट, लॉस रेट, या चेंज ऑफ लॉस रेट। मसलन वो कहता है कि आपका पहले मटेरियल की वेस्टेज 5% होती थी, अब बढ़ के 8% हो जाएगी, या पहले 5% होती थी, अब 3% रह जाएगी। तो फिर मैंने इसमें आपको तरीका क्या बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर मटेरियल का लॉस सिंगल रेट दिया हुआ है तो फिर आपको क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट पे लगने वाला मटेरियल केजी होते हैं पर यूनिट, ये गिवन होंगे जो प्रोडक्ट पे लगते हैं। जो ज़ाया होता है उसकी परसेंटेज गिवन होगी, और ये जो मटेरियल के टोटल केजी पर यूनिट हैं, ये वाले केजी लगते हैं जो प्रोडक्ट पे लगते हैं। प्रोडक्ट पे लगने वाला मटेरियल जो है, मटेरियल यूज्ड ऑन प्रोडक्ट, इसको आउटपुट कहते हैं। तो ये मटेरियल की इनपुट होती है, ये आपने फाइंड करनी होती है। तो जब आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो फिर ये फार्मूला थोड़ा इस तरह बन जाता है कि मटेरियल यूज्ड ऑन प्रोडक्ट इंटू 100 ओवर माइनस वेस्टेज रेट। तो ये मटेरियल की इनपुट आ जाती है। तो ये खिचड़ी थोड़ी सी पक जाएगी, लेकिन वो ये है कि आपको सिचुएशन सारी मैं बता पाऊँगा। ये मैं इसको ज़रा थोड़ा सेग्रीगेट अगर कर लूँ, ये सिंगल वेस्टेज रेट अगर मटेरियल का दिया हुआ है तो फिर आपको मटेरियल जो प्रोडक्ट पे लगता है वो क्वेश्चन में दिया होगा, मटेरियल यूज्ड ऑन प्रोडक्ट। हाँ जी, मटेरियल यूज्ड ऑन प्रोडक्ट, जिसको आउटपुट मटेरियल भी कहते हैं, ये गिवन होगा और आपने ये फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए ये फार्मूला बनेगा, शॉर्ट फॉर्म में ये फार्मूला है, ये लें जी, मटेरियल यूज्ड ऑन प्रोडक्ट इनटू 100। बिल्कुल ही फिनिश गुड्स में भी ऐसे ही था, फिनिश गुड्स में भी ऐसे ही मैंने बताया था। अगर आप देखें कहाँ बताया था, ये अगर आपको वेस्टेज रेट दे दे तो आपने क्या करना है, ये देखें, गुड यूनिट्स इंटू 100 ओवर 100। लेकिन इसमें तो एक रेट होता है, दो रेट चेंज नहीं होते इसमें। इसमें रेट चेंज भी हो जाए तो यही तरीका चलना है, लेकिन मटेरियल में रेट चेंज हो जाए तो तरीका चेंज हो जाता है। हाँ जी, तीसरा तरीका, अगर मटेरियल की इन्वेंट्री दी हुई है और उसने कहा है FIFO मेथड यूज़ होगा। हाँ जी, अगर क्वेश्चन में मटेरियल की इन्वेंट्री दे दे, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, अगर वो आपको कह दे जी मटेरियल की इन्वेंट्री इज़ अवेलेबल और कंपनी यूजेज FIFO मेथड, मटेरियल इन्वेंट्री इज गिवन, या मटेरियल इन्वेंट्री इज अवेलेबल एंड FIFO इज यूज बाय कंपनी, कंपनी FIFO को यूज़ करती है, या वेटेड एवरेज भी कर सकती है, लेकिन वेटेड एवरेज में मसला नहीं होगा। हाँ जी, वो आपसे कहता है कि मटेरियल की इन्वेंट्री भी अवेलेबल है
और कंपनी क्या करती है, फाइफो मेथड यूज़ करती है। तो याद रखिएगा, आपने पुराने डाटे से मटेरियल की इन्वेंट्री निकालनी है। बेहतर होता है ज़्यादातर केजी में निकाल लें, मजबूरी हो तो रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं। उसके बाद नए डाटे से भी आपने मटेरियल की इन्वेंट्री निकाल लेनी है केजीज़ में। मसलन वो कहेगा कि कंपनी मेंटेन्स मटेरियल इन्वेंट्री इक्वल टू 30 डेज़ ऑफ कंजम्पशन, डाटा साल का दिया हुआ है। कंपनी मेंटेन्स रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इक्वल टू 90 डेज़ ऑफ कंजम्पशन। तो आपने मटेरियल की इन्वेंट्री, बल्कि मटेरियल की इन्वेंट्री से पहले इन्वेंट्री से पहले आप मटेरियल की कंजम्पशन निकाल लें केजी में, या जिसको यूजेज कहते हैं। वो कैसे आएगी, मटेरियल की कंजम्पशन कैसे आएगी, या जो मैंने ऊपर ये किया था, ये नहीं लिखा हुआ था जैसे ये बजटेड प्रोडक्शन इनटू ये आ जाएगी। इससे मटेरियल की यूजेज या कंजम्पशन कैसे आएगी, जो भी आपको केजी पर यूनिट क्वेश्चन में दिए होते हैं उनको बजटेड प्रोडक्शन से ज़रब दे दें। इसमें पिछले साल के डाटे से करेंगे, इसमें अगले साल के। फिर इस कंजम्पशन की बेस पर इन्वेंट्री निकाल लेंगे। अब आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ कैसे निकालनी है, जितनी ये आपको नई यूजेज दी हुई है इसके दो टुकड़े करेंगे। पहले ओपनिंग में से यूज़ होगा, फिर रीसेंट न्यू परचेज में से यूज़ होगा। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ में मटेरियल यूज्ड फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल यूज्ड फ्रॉम न्यू परचेजेस। फाइफो मेथड में होता यही है, पहले पुराना वाला यूज़ होगा फिर नया वाला। अब होगा क्या, ये जितने केजी ऊपर आपने निकाले थे ये केजी आप लिख देंगे, ये कॉपी करेंगे इधर। उसके बाद ये जो ओपनिंग वाले हैं केजी, ये यहाँ कॉपी करेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैं कहता हूँ जी हमारी टोटल मटेरियल की कंजम्पशन जो है पिछले साल, ये एज्यूम डाटा ले रहा हूँ, सारा एज्यूम डाटा ले रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी पिछले साल की मटेरियल कंजम्पशन थी 2 लाख केजी, अगले साल की है 3,50,000 केजी। अच्छा, और कंपनी जो इन्वेंट्री मेंटेन करती है मिसाल के तौर पर 60% ऑफ कंजम्पशन, ऐसे 60% ऑफ कंजम्पशन के बराबर कंपनी इन्वेंट्री मेंटेन करती है। 60% ऑफ कंजम्पशन के बराबर इन्वेंट्री मेंटेन करती है। और मटेरियल की जो प्राइस थी पिछले साल वो 10 रुपये पर केजी थी, अगले साल इसमें 10% इन्फ्लेशन है। अच्छा जी, तो आप क्या करेंगे, 2 लाख का 60% करेंगे तो 1,20,000 केजी की इन्वेंट्री, 3,50,000 का 60% करेंगे। हाँ जी, 3,50,000 का 60% करेंगे तो क्या आएगा, $3,50,000 का 2,10,000 केजी। प्राइस 10% इन्फ्लेट करके 11 रुपये होगी। तो अब आप क्या करेंगे, देखें हमने टोटल मटेरियल 3,50,000 केजी यूज़ करना है, तो नीचे यहाँ पे 350 लिखेंगे। मैं तो इसके आगे एरो बना लेता हूँ, लेकिन चलो अगर हम इसको टेबल फॉर्म में करें, हमने टोटल मटेरियल जो यूज़ करना है रेट लिखेंगे यहाँ पर, और कॉस्ट। हमने जो टोटल मटेरियल यूज़ करना है वो 3,50,000 केजी करना है। तो फाइफो मेथड में असूल होता है, पहले ओपनिंग में से यूज़ होगा, तो ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग होगा, तो 1,20,000 ओपनिंग पड़ा हुआ था वो यूज़ होगा, और उसका जो रेट था वो 10 रुपये पर केजी था। अगर रेट ना दे तो कॉस्ट दी होगी, कोई मसला नहीं, वो वैसे की वैसी आ जाएगी। तो ये 12 लाख रुपए। अच्छा, बाकी अब ये बैलेंसिंग फिगर में नया कितना परचेज़ करना परचेज़ में से कितना यूज़ होगा, 3,50,000 माइनस 1,20,000, तो 2,30,000 केजी जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो नए वाले परचेज़ में से। टोटल कितना परचेज़ किया मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूली परचेज़ में से 2,30,000 केजी यूज़ होगा, और 1 केजी का रेट 11 रुपये होगा, इसमें इन्फ्लेशन शामिल करके।
2,30,000 इंटू 11, 2,5,30,000, ये तरीका, इसको कहते हैं फाइफो मेथड से। फाइफो मेथड आता है तो बच्चे परेशान होते हैं और गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको ये याद नहीं रहता कि पहले ओपनिंग में से यूज़ करना और ओपनिंग वाले पे इन्फ्लेशन नहीं आना, इधर इन्फ्लेशन आना है। डिस्काउंट भी आना है तो इस पर ही आना है, पुराने वाले पे नहीं आना। 37,30। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं 350 इंटू 11 रुपये कर देंगे तो गलत है, 350 इंटू 10 रुपये पर केजी कर देंगे वो भी गलत है। 350 को नहीं कर सकते आप, फाइफो है तो आपको तोड़ना पड़ेगा। फाइफो मेथड में पहले ओपनिंग में से यूज़ करना है, फिर न्यू परचेजेस में से करना है। न्यू परचेजेस वाला नहीं दिया होता, ये बैलेंसिंग फिगर से ही आना है हमेशा। तो मैंने तो ये असूल बनाया हुआ है कि 3 चीज़ें निकालो, पहले मटेरियल यूजेज निकाल लो, पिछले पीरियड की, कुछ पुराने डाटे में भी नए में भी, इन्वेंट्री निकाल लो और मटेरियल की प्राइस देख लो। कई दफ़ा वो प्राइस नहीं बताता, वो सिर्फ कहता है मटेरियल 10% बढ़ेगा, तो फिर आप ये केजी की जगह रुपीज़ वाला डाटा लेते हैं और उसको उतने % बढ़ा देते हैं जितने % का होता है। इसने इन्फ्लेट नहीं होना, यहाँ कोई इन्फ्लेशन नहीं आएगा। अगर इन्फ्लेशन आएगा तो वो इधर होगा, मैंने वैसे इसके अंदर ही 11 में कर दिया, ना करता तो इधर मैंने बाद में करना था। तो याद रखें जो न्यू परचेज है ना वो इन्फ्लेटेड रेट्स पे आएगा, पुराने वाला नहीं। ये तरीका है जी। अगर वो कह दे कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करती है तो फिर तो बहुत आसान होता है। मटेरियल इन्वेंट्री है और कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करती है, एवको मेथड इज़ यूज्ड। इसमें फिर वो आपको ये बता देता होता है कि कितना परचेज़ किया है और रेट क्या है। मिसाल के तौर पर वो क्वेश्चन में क्या देता है, हाँ जी, मिसाल के तौर पर एग्जिस्टिंग डाटा है, उसमें हमारी जो मटेरियल की यूजेज है 2 लाख केजी था पुराने डाटे में। नया डाटा जो बजटेड कर रहे हैं 3.5 लाख केजी यूज़ करना है। इन्वेंट्री बिल्कुल वैसे ही मैं निकालता हूँ, 1,20,000 केजी और 2,10,000 केजी। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ वो दे देता है कि आपने नया मटेरियल परचेज़ कितनी प्राइस पे किया और क्या, तो बल्कि मटेरियल की प्राइस वो बता देता है। पुरानी प्राइस थी 10 रुपये पर केजी, नई प्राइस क्या है 10% इन्फ्लेशन के बाद 11 रुपये। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता है कि कंपनी परचेस्ड मटेरियल ऑफ 4 लाख केजीज़, 4 लाख केजी ख़रीदा है 11 रुपये के रेट पे, ठीक है, 11 के रेट पे 4 लाख केजी ख़रीदा है, वो ये बता देता है। अब आपको क्या करना होता है, अगर वेटेड एवरेज मेथड हो तो फिर क्या करना है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि खिचड़ी पक जानी है तो मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये मैं एवको से बताना चाह रहा हूँ, जो उसने पुराना डाटा था उसमें एक चीज़ बस एक्स्ट्रा देनी है कि कंपनी परचेज़ कितना कर रही है, नया माल कितना परचेज़ कर रही है। ले जी, ये मैं ऊपर से मिटा देता हूँ क्योंकि वो अजीब सी मिक्सिंग हो जानी है आपको। बाद में जब आप प्रिंट निकाल के या इसको मोबाइल पे देखेंगे तो परेशान होंगे, ये सर ने क्या किया है। ये वैसे हमारा फाइफो वाला चल रहा था, तो वेटेड एवरेज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं एरो नीचे ले आता हूँ। वेटेड एवरेज होगा तो वो एक लाइन एक्स्ट्रा दे देगा। इसको मैं ज़रा इधर ही कर दूँ, बच्चे समझेंगे शायद ये भी वेटेड एवरेज का, ये फाइफो के लिए था, ये इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा कॉस्ट। अब मैं इसको एरो को चाहे इधर शिफ्ट कर दूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में वो क्या देगा जनाब, वही सारा डाटा है। वेटेड एवरेज में वो क्या देगा, मटेरियल यूजेज दी है, वही इन्वेंट्री है, परचेज प्राइस दी है, ये नीचे बता दिया जाके कि आपने कितना परचेज़ किया है। कंपनी ने टोटल मटेरियल पीरियड में 4 लाख केजी परचेज़ किया है 11 के रेट पे।
अब वेटेड एवरेज में आपको क्या करना होता है, एवरेज रेट पर केजी निकाल लेना है, पुराने और नए रेट को अलहदा नहीं रखना। एवरेज रेट कैसे निकलेगा, ओपनिंग केजी हमारे पास थे जो ओपनिंग में पिछले साल के क्लोजिंग थे 1,20,000 केजी, और इनकी टोटल कॉस्ट 10 रुपये के हिसाब से थी 12 लाख रुपए जमा। नए केजी हमने परचेज़ किया 4 लाख, और 11 के हिसाब से 4 लाख केजी की कॉस्ट, बल्कि मैं ये 12 लाख कैसे आए ये भी बता देता हूँ। 10 रुपये के हिसाब से ये जो नीचे केजी लिए ना उनकी, ये एक एवरेज रेट निकल आएगा 10 रुपये पर केजी इंटू 1,20,000 केजी। तो नीचे ये आ जाएगा 5,20,000 केजी, 5,20,000 केजी, और ऊपर क्या आ जाएगा 12 लाख जमा 4 लाख, 56 लाख। 56 लाख हमारे पुराने और नए की कॉस्ट है। मैंने कहा था केजी में केजी जमा करने, कॉस्ट में कॉस्ट जमा करनी है, तो 56 लाख तकसीम 5,20,000, तो ये एक रेट निकल आएगा, एवरेज रेट 10 और 11 के दरमियान 10.7692 पर केजी। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजेज, तो ये हमारी यूजेज है नई वाली 350। तो ये अब स्टेप 2 में क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजेज। इसमें आपको अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है कि ओपनिंग में से कितना यूज़ होगा, सिंपल ये जो एवरेज रेट आया है 10.7692 पर केजी, इसको इंटू 3.5 लाख केजी जो यूज़ होना है। तो ये एप्को मेथड है जनाब। एप्को मेथड में आपको एवरेज रेट निकालना है और उस एवरेज रेट को 10.7692 इंटू 3.5 लाख केजी, तो 3769,220 ये कॉस्ट है। ऊपर हमारी कुछ और आई थी 3730, ठीक है। तो ये हमने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी मैक्सिमम वर्किंग्स आती हैं सारी बता दी। अभी फॉर्मेट नहीं बताया, लेकिन मैंने सारी वर्किंग्स बता दी हैं। फॉर्मेट तो सिंपल है, मार्जिनल का या एब्जॉर्प्शन का जी। अच्छा, तो फॉर्मेट क्या होगा, अगर मैं फॉर्मेट लिखूं, ले जी फॉर्मेट लिखूं, तो ये सिंपल सा फॉर्मेट लिखने लगा हूं टाइम बचाने के लिए। इधर चाहिए फॉर्मेट भैया, हाँ जी, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं चला जाता है। लें जी, तो ये मैं एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट बना रहा हूँ, उसी को चेंज करेंगे तो मार्जिनल का बन जाएगा। इसी को चेंज करेंगे तो मार्जिनल का बन जाएगा, और आमने सामने ही बनाऊंगा जी। तो एब्जॉर्प्शन से बनाने लगा हूँ पहले। एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट फॉर्मेट नज़र आएगा ना हमारा, ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बल्कि बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये ₹1000 कॉमन मैं लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप 1000 कॉमन लेना चाहें ना, मैं 1000 कॉमन लेके चलता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स लिखने का मुझे कोई शौक़ नहीं, ना टाइम है पेपर में। 1000 कॉमन ले, अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मेट हम उसमें बना लेंगे मार्जिनल में।
अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है फॉर्मेट में बजटेड सेल रेवेन्यू। अब इसके लिए वर्किंग नंबर 2 काम आएगी, तो बजटेड सेल रेवेन्यू की जो फिगर है वो इधर आ जाएगी, सॉरी बजटेड सेल रेवेन्यू लेस इसमें से करना होता है बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन से कर रहे हैं तो बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल। अब बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वर्किंग 5.1 से आएगी, उसके बाद ऐड बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, ये नहीं होगी, ये आपको निकालनी पड़नी है बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट। ये कैसे आएगी बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, जो आपने मटेरियल की यूजेज कॉस्ट निकाली है नोट 2 में, वर्किंग 4 में के नोट 2 में निकाली थी, वो आएगी मटेरियल यूजेज कॉस्ट 5 से या जिससे भी। उसके बाद लेबर कॉस्ट, बल्कि मैं उसका नाम रख देता हूँ 4.2 बस, वर्किंग लेबर कॉस्ट आएगी वर्किंग 4 नहीं ये 1 था सॉरी, वर्किंग 4.2। लेबर के बाद क्या आएगा, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट वर्किंग 4.3। उसके बाद क्योंकि वो है फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, ये वर्किंग नंबर 3 आएगी पूरी 3.1, वर्किंग 3.1। जो हमने ऊपर वर्किंग की थी ज़रा देख लेते हैं, मैं गलती ना लिख दूँ। पहली वर्किंग नंबर 1 में यूनिट्स होते हैं, वो तो वहाँ यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। वर्किंग 2 में सेल्स रेवेन्यू है। एक मिनट, तो हम बात क्या कर रहे थे कि वर्किंग नंबर 1 तो यूनिट्स आ गए, वर्किंग 2 में रेवेन्यू आ गया। हाँ ठीक लिख रहा हूँ मैं, वर्किंग 2 में क्या आ गया बेटा, ये मैं हाईलाइट भी करता जाता हूँ। वर्किंग 2, वर्किंग 3 में क्या आना है, 3.1 में बजटेड फिक्स एफओएच कॉस्ट। ये पॉइंट्स क्यों लगा रहा हूँ, ताकि वर्किंग 3 के अंदर जो पॉइंट्स हैं, अच्छा जी, क्योंकि ये हमारा वो है क्या कहते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन है, तो इसीलिए फ़िक्स कॉस्ट को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अदरवाइज़ फ़िक्स कॉस्ट इधर नहीं आती, अगर मार्जिनल होता तो ये सब कुछ आप यहाँ पे लिख के इधर वो बनाएंगे बॉक्स सा, बॉक्स। अच्छा जी, बॉक्स नहीं है, शेप्स नहीं है। चलो ये 1 नोट है, इसलिए अगर एक्सेल वो वर्ड होता तो मेरे लिए, चलो मैं हाथ से ही बना लेता हूँ इनको, सॉरी इन सबको ऐड अप करेंगे। जब आप इन सब रकमों को ऐड अप कर लेंगे, हाँ जी, जब आप इन सारी फिगर्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास करंट प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, इनको चलो मैं सेंटर में कर लेता हूँ ज़रा ताकि देखना आसान हो जाए। हाँ जी, ओपनिंग की कॉस्ट कहाँ से आएगी, ये ब्लैंक छोड़ देंगे पहले, बल्कि फिलिंग ही ऐसे करनी है, ये ब्लैंक छोड़ देंगे। आपने पहले वर्किंग 2 फिल कर ली, फिर आपने वर्किंग 3 की फिलिंग करनी है, वर्किंग 3 की फिलिंग करनी है। मैं अभी मिटा रहा हूँ जानबूझ के कि फिलिंग कैसे करनी है। पहले वर्किंग 2 फिल कर ली, अब ये फॉर्मेट बनाने के बाद वर्किंग 3 जो फिक्स कॉस्ट है बजटेड वो फिल करें, फिर वर्किंग 4 पकड़ लें, वर्किंग 4.1 मटेरियल वो लिखेंगे इस तरह ना, जो वर्किंग का सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस से फिलिंग करते जाएं। 4.1 क्योंकि बच्चे कहते पता नहीं सर कभी कहीं कभी कहीं, वर्किंग 4.2 की फिलिंग करें। लेबर, अच्छा वर्किंग 4.3 लिखें, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल आ जाएगा। इसको बोलते हैं बजटेड करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, करंट पीरियड की यानी, ठीक है। इसके बाद इसमें से क्या करना है, लेस इसमें से करना होता है कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अभी ये फॉर्मेट में एक मसला बताता हूँ बाद में जी। कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इसमें से माइनस करनी है। अब ये कहाँ से आएंगी,
जो फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है वो वर्किंग 5.1 से, और ये भी वर्किंग 5.1 में ही है, क्लोजिंग भी। आ जाए जनाब। अब बच्चे पूछते हैं वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री नहीं लिखी सर आपने। हाँ जी, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री कहाँ आनी है वो मैं बताता हूँ। वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री मैंने कहा था वो जाती है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तो मेरी तो कॉस्ट ऑफ सेल अभी मुकम्मल ही नहीं हुई। मैंने ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट लिखी, क्लोजिंग लिखी, लेकिन ये अभी मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट है ये नामुकम्मल है। तो मुझे यहाँ पे इसको क्या लिखना पड़ता है, ये नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल है? क्योंकि इसमें हमने वो लिखी नहीं वर्क इन प्रोसेस। लें जी, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब आप इस बॉक्स को ऐड करेंगे तो इसका नाम रख दिया जाता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर अब आपने ऐड करनी होती है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP इन्वेंट्री, और लेस करनी होती है एंडिंग WIP इन्वेंट्री, लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ आई कैप। का सीक्वेंस अपना होता है, वो सब कुछ मिक्सअप कर देते हैं। नहीं, हम क्या करेंगे, हम बेटा फिनिश गुड्स की अलहदा रखेंगे, लेकिन जो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है उसको हम मर्ज कर देंगे ये इसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। अच्छा, इन सब के साथ भी ऐड लिखना था, नहीं लिखा मैंने। मटेरियल के बाद ऐड लेबर, ऐड वेरिएबल FOH, ऐड बजटेड फिक्स्ड FOH। तो ये आपके पास आ जाएगा करंट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है अभी चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग ऐड करते हैं इसमें और एंडिंग लेस करते हैं, तो ये हमारे पास वर्किंग 5.2 आ जाएगी। मैं वैसे इसकी फिलिंग लिख तो लेता हूँ, लेकिन फिलिंग एंड पे करता हूँ क्योंकि ये मुश्किल होती है। अगर आ जाए तो ये लिखना है, ना आए तो फिर आपने ये लाइनें उड़ा देनी है, ये लिखनी नहीं फॉर्मेट में। अभी फ़िलहाल हम मैक्सिमम फॉर्मेट लिख रहे हैं। तो ये करंट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे नहीं लगेगी, बल्कि सॉरी, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये सारा बॉक्स उड़ा दे। हाँ जी, आप क्या करें, यहाँ पे यहाँ से शुरू करके यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आए, फिर इधर भी यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि बीच में ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी कवर हो गए। नहीं जी, अच्छा, ज़रूर टाइम ज़ाया करना है, मुझे नज़र नहीं आ रहा था पहले। ये है, ये यहाँ तक। वो असल में वन नोट पे चीज़ें ढूंढना मुश्किल है, वो बाज़ दफ़ा कोई कहीं है कोई। ये देखें, ये अब क्या होगा, मटेरियल लेबर ये सब कुछ हुआ। अब जब आपने इसका टोटल किया तो यहाँ लाइन लगानी थी मुझे, ये लाइन लगाई छोटी सी, टोटल ओपनिंग क्लोजिंग, ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। इसको बोलते हैं करंट बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट। करंट बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट यानी ये करंट प्रोडक्शन कॉस्ट है लेकिन बजटेड वाली। अगर आप अप्रैल के मंथ का सवाल कर रहे हैं ना, तो ये अप्रैल की प्रोडक्शन कॉस्ट है। वो ऊपर जो ओपनिंग है वो मार्च की थी, और ये नीचे क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग एंडिंग ये आपकी फिर मई की होगी, जो मई में बिकनी है। तो ये एंडिंग इन्वेंट्री इधर से लेस करेंगे। ये अब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल फाइनल आंसर आ गया। इसको अब आपने बाहर ले जाना है, ये कॉस्ट ऑफ सेल को। कॉस्ट ऑफ सेल बाहर आ जाएगी। हाँ जी, माइनस करेंगे, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। ये लें, बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हमने ये कैसे फिलिंग करनी है ताकि कम से कम मसला हो। अब इसके बाद बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है डाटा कॉपी करना है, बजटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, बजटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपको ये फॉर्मेट पता है या आपने लिखा हुआ है तो फिर आपके लिए सवाल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी, इसमें सबसे पहले लिखते होते हैं वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
और ये आएगी हमारी वर्किंग 3.2 से, वर्किंग 3.2 में थी शायद, चेक कर लेते हैं। वर्किंग 3.2 में वेरिएबल सेलिंग नहीं, वर्किंग, अच्छा नोट, वर्किंग 4.4 में, सॉरी वर्किंग 4.4 में। तो फिर ये मेरी ये फिर गलत है, बजटेड फिक्स तीसरा, अच्छा ठीक है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। आ जाए जनाब, इसको ज़रा हम थोड़ा सा इधर कर लें। तो ये वेरिएबल सेलिंग है, एडमिन में वेरिएबल नहीं होती इसीलिए वो नहीं लिख रहे। ये आपने लिखनी है फिक्स्ड सेलिंग मार्केटिंग एडमिन, जो भी हैं फिक्स्ड सेलिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये माइनस करनी है, ये हमारी फिक्स वाली जो है ये वर्किंग 3.2 में आ जाएगी, वर्किंग 3.2। इसी तरह फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ये वर्किंग 3.3 में थी। ये वर्किंग रेफरेंस क्यों बार बार दे रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी फिगर कहाँ से लेके आनी है। इधर ही लिख लें इन सबको और टोटल बाहर ले जाए, बेहतर है। बाहर भी डायरेक्ट लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, टाइम बचाओ प्रोग्राम टोटल। ये लाइन लगाएंगे और इधर डबल लाइन आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा बजटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से अगर टेक्स्ट टुक्स हो तो वो माइनस कर देना, जो कि होता नहीं नॉर्मली। यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, यहाँ ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेट था हमारा एब्जॉर्प्शन से। अब इसी फॉर्मेट को अगर मार्जिनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर यही फॉर्मेट मार्जिनल से करना हो तो एब्जॉर्प्शन की जगह लिखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, सेल सेम आएगी, ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट के साथ आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, हाँ खाली और नहीं, और ये वर्किंग 5.1 दोबारा वो मार्जिनल से होगी। मटेरियल ये चेंज होगा, ये सेम आएगा, ये सेम आएगा, मैं बस लिख रहा हूँ, ये सेम आएगा, और ये यहाँ से उड़ जाएगा, ये लाइन ही उड़ जाएगी यहाँ से, बिल्कुल पूरी रो उड़ जाएगी। तो ये आ जाएगी करंट वेरिएबल फैक्ट्री वेरिएबल टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके अंदर आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, वेरिएबल कॉस्ट, इन्वेंट्री ज़रूर चेंज होती हैं तो ये चेंज हो जाएंगी फिगर्स जो आपने उसमें लिखी थी ना, एब्जॉर्प्शन में, उसके मुकाबले में ये चेंज हो जाएंगी। हाँ जी, ये चेंज होंगी। ये जो सेम सेम लिखना है इसका मतलब ये उधर से ही कॉपी करी जाए, सेम कॉपी, जो मैंने चेंज लिख दिया उसको कॉपी किया तो नंबर गए, सेम कॉपी, सेम कॉपी। जिसके आगे सेम नहीं लिख रहा इसका मतलब वो चेंज होगी, लिखना ज़रूरी नहीं चेंज, बस ठीक है। जिसके आगे मैं सेम नहीं लिख रहा इसका मतलब है वो फिगर डिफरेंट होगी, ये भी डिफरेंट होगी जिसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। तो ये दिस वन, और ये बॉक्स आएगा इधर, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, ये चेंज होगी फिगर। जी, तो चेंज होने के बाद ये बाहर आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ऊपर जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसका नाम चेंज हो जाएगा बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद आपने क्या करना है, ये बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट की जगह यहाँ पे लिख देना है बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन।
माइनस इसमें से सिर्फ वेरिएबल वाले ऑपरेटिंग लेस करने हैं, वेरिएबल ऑपरेटिंग लेस करने हैं, फिक्स नहीं, फिक्स अलहदा चले जाते हैं। हाँ जी, ये वाले जो है ना वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग, ये बाहर हम लेस करेंगे। तो ये लेस करने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा उसको कहते हैं नेट कंट्रीब्यूशन या खाली बजटेड कंट्रीब्यूशन। ये असल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अगर आपसे कोई कहे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालो और आप ग्रॉस वाला बता देंगे तो गलत है। ग्रॉस वाला नहीं बताना, बल्कि आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब भी बताना है वो यही वाला बताना होता है, बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या इसको नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। ये हमें बताना होता है। इसके बाद इसमें से क्या लेस करना है, हर किस्म की बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है क्वेश्चन में। अब मैंने ऊपर से एक फ़िक्स कॉस्ट डिलीट की थी, वो जो मैंने ऊपर से फ़िक्स कॉस्ट डिलीट की थी मजबूरन अब मुझे वो इधर ऐड करनी पड़ेगी। वो ये कंट्रीब्यूशन से नीचे आती है मार्जिनल कॉस्टिंग में, आप सबको पता है। अब यहाँ बच्चे पूछते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट एक्चुअल लेनी है कि बजटेड। अगर आप बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमारे एमएफए में तो है ही बजटेड, तो यहाँ एक्चुअल नहीं लिखनी, बजटेड फिक्स कॉस्ट लिखनी है, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, जो आपने वर्किंग नंबर 3.1 में निकाली थी, जो वर्किंग 3.1 में निकाल के उधर कॉपी की थी वही सेम यहाँ पे भी कॉपी करनी है, चेंज नहीं होगी फिक्स कॉस्ट। बजटेड इनकम स्टेटमेंट में चेंज नहीं होती, मार्जिनल में भी वही आती है, एब्जॉर्प्शन में भी सिर्फ प्लेसमेंट चेंज होती है, जगह। ये भी बजटेड फिक्स्ड है, बजटेड फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट मार्केटिंग। चलो मैं उड़ा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बजटेड फिक्स सेलिंग। ले जी, ये आप तीनों रकमें ऐड करेंगे और इधर माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बजटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ऊपर आया था बजटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन, टैक्स वगैरह कोई नहीं होता, इसीलिए हम यहीं पे अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लेंगे। सारी वर्किंग के रेफरेंस दे दिए, वर्किंग 1 2 3 4 5 सारी वर्किंग के रेफरेंस दे दिए। मैं ज़रा चेक कर लूँ, वर्किंग 1 नहीं आती, सॉरी, इसमें वर्किंग 1 तो सिर्फ यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। वर्किंग 1 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है। अच्छा, ये भी सेम कॉपी करना है, सेम ये कॉपी होगा। जो रकमें चेंज हो रही हैं वो मैंने ऊपर नहीं लिखा, बाकी जो रकम नहीं चेंज हो रही उसके साथ मैं सेम लिखी जा रहा हूँ। ये बड़ा मसला है इसमें, फॉर्मेट चेंज करो तो लाइनें हिल जाती हैं। चलो आगे चलते हैं ज़रा, नेक्स्ट। मैं क्या कह रहा था, क्या कॉपी करना है? हाँ जी, मैं कह रहा था कि आपने ये सेलिंग मार्केटिंग भी सेम कॉपी करनी है। अच्छा, इधर भी आ जाएगा, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से पहले, और ये नेट कंट्रीब्यूशन आ गया। बजटेड फिक्स कॉस्ट का टोटल करेंगे, उसके बाद ये प्रॉफिट आ जाएगा। लेंगे जो रकमें सेम कॉपी करने वाली है मैं उनका नाम लिखने लगा था, चलो ले मैं लाइन लगा दी हैं। ये भी सेम कॉपी होगी, ये भी सेम कॉपी होगी, ये भी सेम एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में कॉपी होगी, ये भी कॉपी होगा। ये चेंज है फिगर, एंडिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग एंडिंग, ये मेन ये रकमें चेंज हैं। बाकी प्लस माइनस करोगे तो फिगर्स भी चेंज है, तो सेम कॉपी करना है सेल वगैरह। जी जनाब, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। इस सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस आने के चांस कम है, कैश बजट आने के चांस ज़्यादा हैं। तो अगर कैश बजट आता है तो वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर लास्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन कर लेंगे। अभी इजाज़त दें, कोई भी मसला मसाइल हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।